देखिए, मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के साथ साथ जितनी भी पार्लियामेंट में जमातें हैं उन सबको ये इक्वली ये क्रेडिट जाता है। और मेरे ख्याल से कि ये इसी गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा मैं जरूर तारीफ इसलिए करूंगा कि इसी दौर में हमने आइन को असल सूरत में बहाल भी किया, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमने फ्यूचर के लिए आसानियां कर दी। अब ये जो कल जो 20वीं तरमीम पास हुई है उसमें जो केयर टेकर सेटअप आएगा वो एक बिल्कुल जो इम्पार्शल किस्म का होगा, और उसमें किसी किस्म की किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये भी याद होगा जब परवेज मुशर्रफ के दौर में एक केयर टेकर सेटअप आया था, और जिस तरह जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे वो खुद तो नहीं उसमें थे, लेकिन उनके भाई भतीजे भांजे उन लोगों को उसमें शामिल कर लिया गया था, और उसकी वजह यही थी कि धांधली की जाए। तो ये अगर एक इम्पार्शल किस्म के एक केयर टेकर सेटअप बन रहा है, जब भी बनेगा, और अगर इलेक्शन कमीशन को मजीद मजबूत किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एक पहली मिसाल मिलती है, और ये सारी मिसालें इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट ही पूरी करेगी। अच्छा, नहीं वो ठीक है आपका कहना। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या इस बेहतर ना होता कि एक एपीसी बुला के पार्लियामेंट के बाहर जो जमातें हैं और जिनकी मुआशरे में से है उनको भी एतमाद में ले लिया जाता? देखिए, अगर एक जमात जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनना नहीं चाहती, पहले इलेक्शन का बॉयकॉट करती है, उसके बाद जब इलेक्शन में फिर पार्टिसिपेट भी करती है बाई इलेक्शन में, लेकिन उनकी हर बाई इलेक्शन में उनको आवाम ने मुस्तरद कर दिया, तो इस तरह की टांगा पार्टियों को मैं नहीं समझता कि कोई जरूरत है कि उनको हम शामिल करें इस फैसलों में। अच्छा, एक इतला ये भी है, जाहिर है कल सैफरी की मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के करजई भी आ रहे हैं, तो उससे पहले इतला ये भी है कि पाकिस्तान ने 200 कंटेनर्स जो हैं उन्हें अफगानिस्तान जाने की इजाजत दे दी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेमन साहब के जमीनी रास्ता तो खुल गया ना फिर ऑफिशियली। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये आपको पहले भी मैंने अर्ज किया था कि ये जो ऑफिशियल वर्जन गवर्नमेंट का वही होगा, लेकिन मुझे एक खबर जरूर पता है कि अफगानिस्तान से ये डिमांड की गई थी कि जो बुक्स किताबें यहाँ पे कुछ पड़ी हुई है पाकिस्तान में, उनको सिर्फ आने की इजाजत दी जाए, ताकि जो लोगों के वहां पे तालीमी अमल है वो रुक ना सके। अब इसमें इजाजत मिली है, नहीं मिली है, किस चीज की मिली है, किन टर्म कंडीशन मिली है, इसका मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ पता नहीं है। फरीद पराचा साहब, आप सुन रहे हैं मेमन साहब की बात को कि जो बुक्स हैं तालीमी बुनियादों के ऊपर ये कंटेनर 20 जो है उन्हें जाने की इजाजत दी गई है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि एक अच्छा है अफगानिस्तान के बच्चों को तालीम के लिए अगर बुक्स पाकिस्तान भेज रहा है? तो पहली बात तो यह है जी कि इनके बयानात के अंदर तजादात मौजूद हैं। वजीर दिफा साहब कहते हैं कि जी उसमें पेरिशेबल आइटम थे जी, और वो जो गल सड़ रही थी सब्जियां और वो फल वगैरह, इसलिए हमने उसको दिया है। यानी 26 नवंबर से ये कंटेनर इनके मुताबिक खड़े हैं, और 26 नवंबर के बाद से लेकर अब तक तो वो गली सड़ी नहीं थी। अब अचानक इन्हें यह ख्याल आया कि ये चीजें जो हैं वो गल सड़ रही हैं। इसी तरह तालीम का कौन सा इन्होंने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया है कि कितना बड़ा नुकसान वहां हो रहा है, किस करजई ने या किसी वहां की वो डिमांड आई है कि जनाब हमारी किताबों का नुकसान हो रहा है। और अफगान ट्रेड के तो अलग होते हैं कंटेनर, उसका नेटो के कंटेनर से ताल्लुक भी नहीं है। तो मतलब यह है ना कि ये किसको चक्कर दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, हमें यानी ये बात नहीं मालूम कि अब ये जो इनके नए मुआहदे हो रहे हैं उसके नतीजे के अंदर कितने रेमंड डेवस आएंगे, और इन मुआहदों के साथ ये क्या हासिल जो है वो करना चाहते हैं। अपने मुल्क के बच्चों को तो किताबें नहीं दे सके और रोटी नहीं दे सके, उनसे इन्होंने नवाले छीन लिए हैं, उनके घरों के चूल्हे सर्द कर दिए हैं। यहां तो कोई इंसान नहीं बसते, न किसी इंसान का इन्हें ख्याल है कि इनके ऊपर जो महंगाई की तलवार ये चलाते जा रहे हैं, और जिस तरह से गरीब आदमी को जिंदा दफन करते चले जा रहे हैं, कोई उसके अंदर भी कभी कमी का इन्हें को ख्याल हो, या इंसानी बुनियादों पर कहीं वो भी सोचें कि यहां पीने का पानी नहीं मिलता, यहां लोगों को रोटी नहीं मिलती, यहां लोड शेडिंग जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो आखिर इन्होंने दिया क्या है, और क्यों इन्हें अपने अवाम से ज्यादा जिनके वोटों की बुनियाद पर आज ये इख्तिदार के महलों में बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा इनको नेटो वालों का और ज्यादा ख्याल है। तो मैं ये समझता हूं कि ये महज कौम को एक चक्कर देने और झूठ बोलने की ये बात। इनामुल्लाह नियाज़ साहब, इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये जो 20वीं तरमीम मंजूर हुई, उन्होंने ये भी कहा कि जब भी जरदारी साहब पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो मियाँ साहब जो है उनकी सपोर्ट के लिए आ जाते हैं, और 20वीं तरमीम का भी उन्होंने हवाला दिया।
लेकिन इसमें क्या हर्ज है कर एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन बन जाए और नई ताज़ा जो वोटर लिस्ट है उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाए और एक अपोजिशन और हुकूमत का मुश्तरका वजीर आज़म जो है वो आ जाए, तो क्या इसमें हर्ज क्या है? जनाब साहब, मैं आपको बताऊं कि जो पिछला रिकॉर्ड बताता है उसमें तो यही है कि हर मुश्किल मौके पे भाईचारे की फिजा कायम हो गई है। हर मुश्किल मौके पे जब भी पीपल्स पार्टी को मुश्किल टाइम आया है, नून लीग उनके सेवियर्स रहे हैं। ये तो पुरानी यानी कि जो रिकॉर्ड आ रहे। अब जहां तक अभी शर्जील मेमन साहब फरमा रहे थे या एक दो और मैंने लोगों के तबसरे सुने, और किसी पार्टी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अब पूरे मुल्क के वारिस ये दो पार्टियां बन गई हैं जिन्होंने पकड़ के अपनी मर्जी से, हम भी यही चाहते हैं कि आजाद इलेक्शन कमीशन हो और इलेक्शन इस तरीके से कराए जाएं कि ताकि किसी को इतराज ना हो। शर्जील साहब क्यों जवाब दीजिए ना कि अगर बेहतर ना होता कि एपीसी बुला के इन तहरीक इंसाफ को, जमात इस्लामी को और दीगर जमातों को भी एतमाद में ले लिया जाता, तो हो सकता है पाकिस्तान में पहली बार एक बुरी हुकूमत जो है वो गैर जानिबदार बन जाती। मेरी बात सुनिए, देखें जी, अवाम पाकिस्तान में कितनी पार्टीज है आपको पता है? पाकिस्तान में 500 से ऊपर पार्टीज है, छोटी पार्टी भी है, बड़ी पार्टीज भी है। हम सबकी कदर करते हैं, लेकिन जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, ये तहरीक इंसाफ के जो साहब बैठे हुए हैं आपके पास, शायद इनसे पूछेंगे, आपने बाई इलेक्शन लड़ी हैं इसी दौर में, हर बाई इलेक्शन आपने बुरी तरह हारी है, तो आपको जब अवाम ने मुस्तरद कर दिया तो आप अवाम के नुमाइंदे कहां से हो? और जहां तक उन्होंने बात की कि मुश्किल वक्त में, मेरी बात कंप्लीट करने दें, जहां तक उन्होंने बात की कि मुश्किल वक्त में हुकूमत सहारा ढूंढती है, अभी 20वीं तरमीम में हुकूमत के लिए कोई मुश्किल वक्त नहीं था। अगर जिन पार्लियामेंटेरियंस को जो 28 पार्लियामेंटेरियंस थे उनकी और इलेक्शन कमीशन का इशू था, उसमें सिर्फ पीपुल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे, उसमें हर जमात के जितने भी पार्लियामेंट में जमाते हैं उनके लोग थे। तो ये हुकूमत के कोई मुश्किल वक्त नहीं था। हुकूमत हर अच्छे फैसले में, तारीखी फैसले में, ये हमारी तरजीह रही है कि हम उसको नेशनल कंसेंसस के साथ लेके चलें, और जो जमातें पार्लियामेंट में, हम उनसे ही राब्ता करेंगे। मतलब ये है कंधों पे चढ़ के आती है, मुश्किल वक्त नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ जरूर करना चाहूंगा। हेलो, जी 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 बोलिए मेमन साहब। जरूर करना चाहूंगा, इस मुल्क के मसाइल के जो जिक्र किया जमात इस्लामी की जो साहब बैठे हुए हैं, जी फरीद पराचा साहब हैं, जी फरीद पराचा साहब हमारे साथ हैं, और तहरीक इंसाफ से इनामुल्लाह नियाजी साहब हैं। अच्छा, फरीद पराचा साहब के लिए मैं अर्ज करूंगा कि जब भी जमहूरी हुकूमत होती है तो इनको तहरीकें भी याद आती हैं, धरने भी याद आते हैं, मुजाहरे भी याद आते हैं। आमिरों के तो ये हमेशा टूल्स बनी है इनकी पार्टी। दूसरी बात है कि इस मुल्क में आज जो भी मसाइल हैं वो बदतरीन डिक्टेटर जनरल जियाउल-हक की वजह से ये मसाइल हैं, क्योंकि जनरल जियाउल-हक ने इस मुल्क को क्लैशनकॉफ दी, उसने इस मुल्क में तालिबान को इंट्रोड्यूस करवाया, उसने इस मुल्क में जो उसने आज हशर किया है, आप पाकिस्तान के बच्चे से पूछे, वो बदतरीन डिक्टेटर जनरल जियाउल-हक की वजह से। शर्जील साहब आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ एजाजुल हक साहब भी मौजूद है, हम उनसे इस बात का जवाब लेते हैं। जी एजाज साहब, आप क्या कहते हैं? आज भी जनरल जियाउल-हक बदतरीन डिक्टेटर की वजह से इस मुल्क का ढांचा जो है, देखें, बदतरीन हुकूमत तो इस वक्त ये जो मेमन साहब ने बात की है, इनको शर्म आनी चाहिए कि चोर बैठे हुए हैं वाने सदर के अंदर आज, जो कि एजाजुल साहब हमारे साथ लाइन पे मालूम है कि हम पूछते हैं, आपकी बात का जवाब लेते हैं। जी एजाजुल साहब, किसने लूटी है और कैसे वहां पड़ी हुई है, और हद ये है जमहूरियत की कि एक वजीर आजम के ऊपर चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, और ये आज इतनी इनमें मॉरल कमिटमेंट नहीं है, इतनी इनमें अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो वजीर आजम जो एक चोर को बचाने के लिए खत नहीं लिखना चाह रहा कि वो ये कह दे कि जनाब मुझ पे क्योंकि चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो फैसला हो चुका है और मैं इस्तीफा देता हूं, और जब तक मैं अपनी सफाई ना पेश कर लूं तो मैं इस कौम के सामने वो जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। लेकिन आज ये बात कर रहे हैं क्लैशनकॉफ की। आज इनसे पूछें कि 1970 के अंदर बलोचिस्तान में किसने फौजकुशी की थी और कब असला पहली मरतबा पाकिस्तान आया था, और आज खुद करजाई, उसका भाई, और यहां जो उसके हवारी हैं वो मिले हुए ये हीरोइन के ट्रेड में। और क्लैशनकॉफ कल्चर, टारगेट किलिंग्स कौन कर रहा है? आज तक किसी ने यह साबित नहीं किया कि उस जमाने में कोई टारगेट किलिंग्स हुई हो या कोई क्लैशनकॉफ आई हो। आज कराची के अंदर जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, उसने क्या कहा, कौन कौन सी जमात उसके अंदर शामिल है? पीपल्स पार्टी उसके अंदर सरे फरिश्त है, क्योंकि इनकी आज हुकूमत है। ये लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सक रहे, ये वहां पर लोगों को अमन नहीं दे सकते। पार्टी की और कराची में एमक्यूएम के साथ, लेकिन वहां पे भी टारगेट किलिंग तो नहीं रुक पा रही। 30 साल पहले की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्क तोड़ दिया,
जिन्होंने मुल्क तोड़ दिया, जिन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की करारदाद फाड़ दी, जिन्होंने इधर हम और उधर तुम का नारा लगा दिया। आईना दिखाऊं, जनरल ज़िया-उल-हक बदतरीन डिक्टेटर इस मुल्क का। जी जी, आज ये बातें करते हैं यहाँ बैठकर जमहूरियत की, कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? 5 अरब रुपए, 65 मिलियन डॉलर इस मुल्क का लूटा हुआ, लॉन्ड्रेड मनी, करप्शन का मनी, हीरोइन का पैसा जो ला के स्विट्जरलैंड में रखा, 1.5 इन सबको फलाया फुलाया किसने? उस बदतरीन जनरल ज़िया-उल-हक ने किया। इस्लाम के नाम का मजाक उस बदतरीन डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल-हक ने किया। 18 करोड़ अवाम के सर जो है इन्होंने अमेरिका के आगे झुका दिए बजाय अल्लाह के आगे झुकाने के, और ये बातें कर रहे हैं आज कि जनाब कलशनिकोव यहाँ पे आई, हीरोइन यहाँ पे आई। आज क्यों नहीं कराची में कुछ रुक पा रहा? चले मैं उस बात को वहां रखें। और इनको कर रहे हैं जनाब कि नेटो की सप्लाईज खोलो और सलाला बनवाओ यहाँ पर, और हमारे लोगों को शहीद करवाएं और लोगों को यहाँ पे मरवाएं। इस्तेमाल करते हैं ये शब्द। मैं कहता हूँ कि इनके वालिद जो थे ज़िया-उल-हक जो है, मैं कहता हूँ इस मुल्क का पूरा सत्यानाश करने में उस शख्स को तो मैं कहता हूँ मरने के बाद भी फांसी देनी चाहिए ज़िया-उल-हक को, जो इस मुल्क के साथ दुश्मनी पैदा की है। फरीद प्राचा साहब, आप बताइए कि ना, आप पे भी ये इल्जाम अभी मेमन साहब ने लगाया कि आप हमेशा डिक्टेटर्स के लिए तो बड़ी हिमायत करते हैं, लेकिन जब जमहूरी हुकूमत आती है तो मुजाहरे वगैरह याद आ जाते हैं, तो क्या मतलब इसमें कहां तक सच्चाई है इस बात में? देखिए, ये बात बिल्कुल इन्हें वाज़ेह है कि डिक्टेटर का कौन साथ दे रहा था। अयूब खान डिक्टेटर था या नहीं था? अयूब खान के उस पार्लियामेंट का और उस काबीना का मेंबर कौन था? जो इनकी जमात का बानी है वो उसकी कन्वेंशन लीग का सेक्रेटरी जनरल भी था और वजीर भी था, और आमरीयत की कोख से जन्म लेने वाले आज ये बात कर रहे हैं हम तो हर डिक्टेटर के मुखालिफ रहे। अयूब खान के खिलाफ भी तहरीक उठाई, भुट्टो साहब की भी जो डिक्टेटरशिप थी उसके खिलाफ भी, याहिया खान के खिलाफ भी, और इसी तरह ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर भी हमारी जो है वो बिल्कुल वाज़ेह रहा कि हमने इसकी मुखालफत की, मार्शल लॉ की, असेंबली के अंदर मुखालफत की, बाहर मुखालफत की। और अब जरा 2 मिनट मुझे मौका दीजिए। और इन्होंने कहा जी तालिबान, और ये तालिबान जो है ये पैदा किए थे जनाब नसीरुल्लाह बाबर साहब ने, और उन्होंने इसका क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा कि ये तालिबान मैंने बनाए हैं, और जिनको आप कह रहे हैं कि जिनकी वजह से कलाशनकोफ आई, वो गुलबदीन हिकमत यार और वो जो है वो रब्बानी, उनको जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब लेके आए। इसलिए तारीख के हकायक को मसख न करे। और जो बात अब हो रही है पार्लियामेंट के अंदर जी जमातें हैं नहीं है, तांगे वाली है, अब ये आइंदा इलेक्शन की बात हो रही है, कौन उसमें हुकूमत में होगा, कौन अपोजिशन में होगा, कौन असेंबलियों में पहुंचेगा, कौन नहीं पहुंचेगा, इसका फैसला तो आइंदा इलेक्शन में होना है। और जो जमातें उस इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली हैं, छोटी कौन है और बड़ी कौन है, यह वक्त जो है वो बता देगा। लेकिन 2 जमातों को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो सारे इलेक्शन का जो है वो फैसला करें।